दोस्तों, आज से 30 साल पहले हुंडई को लोग एक स्मॉल कोरियन कंपनी कहते थे। उसकी बनाई हुई कार, जिसे लोग बेकार, घटिया और सस्ता कार कहते थे, लोग उस ब्रांड का मजाक उड़ाते थे, यह कहते हुए कि उसमें फ्यूल डलवाकर आप एक हुंडई का मूल्य 2 गुना कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में वह बेस्ट क्वालिटी की कार विक्रेता है, जिनकी टक्कर फोर्ड, होंडा और जनरल मोटर जैसी कंपनियों से है। आज वह तीसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है। लेकिन इन सब में दिलचस्प क्या है, वो ये चेहरा है जिसने इसकी शुरुआत की। ये है एक किसान का बेटा जो सिर्फ गरीबी से दूर भागने के लिए बचपन में ही अपने घर से दूर चला गया, एक ऐसे अविश्वसनीय सफर में जहां उसका सामना असफलता, बदकिस्मती और शर्मिंदगी से हुई। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वह सृजन की ओर चला गया, साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाने के लिए, जिसने तूफान ला दिया न केवल ऑटोमोबाइल कंपनी में, बल्कि कंस्ट्रक्शन, शिपिंग कंपनी और भी बहुत कुछ में। अपने आप को साउथ कोरिया का सबसे अमीर आदमी में बदलकर। ये है हुंडई की सफलता की कहानी और उस आदमी की जो इसके पीछे है, चंग जू यंग की। चंग जू यंग का जन्म सन 1915 में कोरिया के एक छोटे से गांव पाउनचॉन में होता है, जो आज नॉर्थ कोरिया में लोकेटेड है। लेकिन उस समय कोरिया पर जापान का शासन था। चंग बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे। 2 वक्त की रोटी के लिए 16-17 घंटे काम करना पड़ता था। चंग एक स्कूल टीचर बनना चाहता था, लेकिन 7 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण उसे 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर पिता का हाथ बटाने के लिए खेतों में काम करना पड़ा। वे लोग खेतों में चावल उगाते थे, पशुओं को चराते थे और शहरों में जाकर लकड़ियां बेचा करते थे। अपनी किसानी के एक छोटे से हिस्से से ही उन्हें पूरे महीने का राशन चलाना पड़ता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था कि क्या मैं हमेशा किसान बना रहूँगा और कभी अपने झुके हुए कमर को सीधा नहीं कर पाऊँगा। एक किसान जिसका एक दिन भी पूरा नहीं होगा। ऐसी जिंदगी, अपने मेहनतकश पिता की तरह कष्ट सहना, क्या बस इतना ही है? वह अपनी थकान और गरीबी से भरी जिंदगी से थक चुका था। ये सोच उसे तब तक परेशान करती रही जब तक उसने एक बड़ा फैसला नहीं लिया। 1932 में 16 साल की उम्र में वह घर से भाग गए। घर से भागकर वह कोवोन शहर पहुंचे, जो आज उत्तर कोरिया में लोकेटेड है। वहां पहुंचकर उन्होंने निर्माण में मजदूरी के काम को पकड़ लिया। उन्हें कम पैसे में ज़्यादा काम करना पड़ता था, पर वह इस बात से खुश थे कि वह खुद के दम पर कुछ कमा रहे हैं और यह खेती करने से ज़्यादा बेहतर है। वो उस कंस्ट्रक्शन वर्क में 2 महीने काम करते हैं, पर उनके पिता उन्हें ढूंढ लेते हैं और वापस गांव ले आते हैं। वहाँ उन्हें फिर से किसानी करनी पड़ती है। इसके बाद चंग अगले 2 साल तक 2 बार और घर से भागकर सियोल गए, जो आज साउथ कोरिया की कैपिटल है, और वहाँ जाकर काम किया। पर हर बार उनके पिता उसे डांटते और गांव वापस ले आते। उनके पिता उससे हमेशा कहते थे कि तुमने सिर्फ 6वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है, आखिर तुम हो कौन? तुम सिर्फ किसानी कर सकते हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने शहरों की चकाचौंध को भांप लिया था। अब तक उसके दिल में कंस्ट्रक्शन वर्क, शहर और पैसे कमाने को लेकर दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। और इस बार, चौथी और आखिरी बार, वह घर से ऐसे भागे जहां उनके असली सफल की शुरुआत होती है। चंग 1934 में सियोल शहर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन साइट में काम किया, फिर मजदूरी की, एक सिरफ की फैक्ट्री में हेल्पर का काम भी किया। एक दिन उन्हें बोकयांग राइस स्टोर नाम की दुकान में जॉब मिली, जहां पर वह डिलीवरी बॉय का काम करते थे। वहां उन्हें नाश्ता और खाना दोनों मिलता था। इस जॉब के बाद से उनकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होने लगी। वह उस राइस स्टोर में पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे। उनकी इसी लगन को देखते हुए स्टोर के मालिक ने 6 महीने में चंग को राइस स्टोर के डिलीवरी बॉय से स्टोर का अकाउंटेंट बना दिया। 1937 में स्टोर के मालिक बीमार रहने लगे और एक वक्त पर वह स्टोर चलाने में सक्षम नहीं थे। इस वक्त पर स्टोर के मालिक ने चंग को अपना स्टोर बेचने का फैसला किया। 22 साल की उम्र में चंग अपनी मेहनत के दम पर एक राइस स्टोर के मालिक बन गए। जब वह राइस स्टोर के मालिक बने, तब उन्होंने तुरंत इस स्टोर का नाम क्यंगिल राइस स्टोर रख दिया।
उन्होंने अपने चावल की गुणवत्ता, वक्त पर डिलीवरी और सस्ते दाम के दम पर एक बहुत ही अच्छा ग्राहक बेस बना लिया था। वह बहुत ही जल्दी मार्केट में अपनी पकड़ बना लेते हैं और टॉप के राइस बिजनेस में अपनी जगह बना लेते हैं। पर जैसा कि हमने आपको बताया, चंग की जिंदगी इतनी साधारण नहीं थी। उस दौर में कोरिया में जापान का कब्जा था और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में चाइना के खिलाफ लड़ रहा था। जापानी सरकार ने अपने सैनिकों को जरूरी खाना पहुंचाने के लिए कोरिया के सभी चावल की दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें चंग की दुकान भी शामिल थी और इस तरह से चंग का पहला मजबूत चावल की दुकान का व्यापार उनके हाथों से छिन गया। अब उनके पास अपने गांव वापस जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता है। 1 साल उन्होंने अपने गांव में ही बिताए, पर फिर भी वह हिम्मत नहीं हारे और एक बार फिर शहर की ओर लौटे। इस बार उन्होंने कुछ नई कोशिश करने की सोची जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ना हो। तब उनके दिमाग में एक कार रिपेयरिंग शॉप का आइडिया आया। उन्होंने हिम्मत जुटाकर 3000 वॉन का लोन लेकर ADO सर्विस नाम का गैराज खोला। उन्हें खुद इस वर्क का कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए उन्होंने एक मैकेनिक रख लिया। उन्होंने देखा कि आमतौर पर दूसरे गैराज वाले रिपेयरिंग का काम के लिए बहुत अधिक चार्ज करते हैं। उन्होंने बाकियों से सस्ते दाम पर यह काम करना शुरू कर दिया। इससे उनकी तरक्की अलग ही मुकाम पर पहुंची, पर उनकी किस्मत उनसे संघर्ष करवाना चाहती थी। तभी उनके गैराज में एक दिन आग लग गई और उनका गैराज और ग्राहकों की गाड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई, जिससे उनका भारी नुकसान हुआ। अब उनकी समस्या बढ़ गई थी क्योंकि उन्हें अपना 3000 वॉन का लोन भी चुकाना था और जली हुई गाड़ियों का पैसा भी वापस करना था। लेकिन वह अपनी काबिलियत जानते थे, इसलिए उन्होंने 3000 वॉन का एक और लोन लिया और इससे भी बड़ा गैराज खोला। अपनी काबिलियत के चलते यह गैराज बहुत ही ज़्यादा चला और 2 साल के भीतर ही उन्होंने अपना 3500 वॉन का लोन और जली हुई गाड़ियों का पैसा दोनों वापस कर दिया। ग्राहक उनके गैराज से बहुत ज़्यादा खुश थे और उनकी तरक्की भी उफान पर थी। वह सियोल के बेस्ट गैराज मालिक बन गए थे। देखते ही देखते इनके गैराज पर 1 से लेकर कर्मचारियों की संख्या 80 तक पहुंच गई। इस वक्त तक वह अपने परिवार को भी शहर ले आए थे। पर चंग की किस्मत से तो आप वाकिफ ही हैं। जापान दूसरा विश्व युद्ध तो लड़ ही रहा था। दरअसल 1942 में जापानी गवर्नमेंट ने वॉर में इस्तेमाल होने वाले हथियार को बनाने के लिए उनके गैराज को एक स्टील प्लांट के साथ जोड़ दिया था। इसके चलते उनका व्यापार एक बार फिर उनके हाथों से छिन गया। सियोल में वॉर का तनाव बढ़ चुका था। इसके चलते चंग के पास अपने परिवार के साथ वापस एक बार फिर गांव जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता और एक बार फिर उनका कारोबार शून्य पर आ गया। पर इस बार उनके पास 50,000 वॉन की बचत के पैसे थे और वह जानते थे कि वह फिर से अपने कारोबार को शुरू कर लेंगे। लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि इस बार वो दुनिया बदलने वाले हैं। साल 1946 द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और कोरिया जापान के कब्जे से आज़ाद हो गया और इस बार सरकार की कोई पाबंदी नहीं थी। इस वक्त पर चंग ने फिर से सियोल में एंट्री मारी और अपना तीसरा कारोबार बनाने में लग गए। उन्होंने सियोल पहुंचकर एक बार फिर से अपना गैराज शुरू किया और इस बार इसका नाम रखा गया द हंडई ऑटो सर्विस। हंडई का मतलब हिंदी में होता है आधुनिक। जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में हराने के बाद दक्षिण कोरिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ गया। अमेरिका के प्रभाव के कारण चंग को अमेरिकन आर्मी के ट्रक रिपेयरिंग का काम मिल गया, जिसके लिए उन्हें 3 से 4,000 वॉन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। हंडई की यह गैराज की तरक्की काफ़ी अच्छी चल रही थी। इस दौर में चंग ने यह भांप लिया था कि अमेरिका को अपनी आर्मी के लिए बड़ी संख्या में बिल्डिंग की आवश्यकता है। चंग के मन में अपने निर्माण कार्य को लेकर जो प्यार था वह जाग उठा और इसीलिए उन्होंने कोशिश की और उन्हें छोटी छोटी निर्माण योजनाएं मिलने लगी। वह अपने काम में मेहनत करते रहे और 3 साल बाद उन्हें बड़ी बड़ी योजनाएं भी मिलने लगी और 1949 में हंडई कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत हुई और वह अमेरिकन आर्मी क्वार्टर, बिल्डिंग रिपेयरिंग आदि का काम करने लगे। 1950 में फाइनली कंपनी की तरक्की हुई, मगर चंग की किस्मत में अड़चन ना आए ऐसा संभव नहीं। दरअसल जून 1950 में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में जंग छिड़ गई और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पे भारी पड़ने लगा। सियोल के लोग शहर छोड़कर जाने लगे
और उसी बीच चंग भी अपना कारोबार छोड़कर कुछ बचत के पैसों के साथ बुसान शहर चले गए। दरअसल उस जंग के दौरान अमेरिका भी दक्षिण कोरिया के समर्थन में जंग लड़ने लगा। वह अमेरिका के साथ मिलकर उत्तर कोरिया से लड़ रहे थे। इसी बीच चंग ने नोटिस किया कि अमेरिकी आर्मी को अपने सैनिकों के लिए आर्मी हेडक्वार्टर, गोदाम और तंबू इत्यादि की जरूरत थी और चंग ने इन योजनाओं में काम करने का फैसला लिया। वह अमेरिकी सेना के लिए यह योजनाएं करने लगे और उनके लिए हेडक्वार्टर, गोदाम, तंबू इत्यादि बनाने लगे। इसमें उन्हें कुछ खास मुनाफा तो नहीं हुआ, पर उनके काम में लगन के दम पर उनके अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते काफी अच्छे हो गए। 1953 में जंग तो खत्म हो गई, पर चंग के काम से अमेरिकी इतने ज्यादा प्रभावित थे कि जंग के बाद भी अमेरिका की कई बड़ी बड़ी योजनाओं का काम भी जंग को ही मिला। अब तक जंग में दक्षिण कोरिया की सड़कें, इमारतें, दुकानें आदि तबाही का शिकार हो चुके थे। उसी समय साउथ कोरिया की इकोनॉमी भी स्ट्रगल कर रही थी और एशिया की सबसे गरीब देश बन चुकी थी। अब उन्हें दोबारा बनाने के लिए यूएस सरकार द्वारा सहायता मिलने वाली थी। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और इसी बीच चंग ने हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से एक प्रस्ताव भेजा कि इस पुनर्विकास में उन्हें भी कुछ योजनाएं दी जाए। उस वक्त तक चंग का नाम बड़ा हो चुका था और इसलिए उन्हें कई योजनाएं प्राप्त भी हुई। दक्षिण कोरिया की सबसे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे गयांगू एक्सप्रेसवे को फिर से बनाने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने आगे जो होने वाला है इसकी कल्पना नहीं की थी। चंग अभी भी अनुभवहीन थे। आवश्यक उपकरणों का अभाव था, जैसे सेफ्टी रेगुलेशन, कठिन टास्क में अनुभव की कमी, जिसके कारण उनके प्रगति में कमी आई। साइट प्रोजेक्ट्स में दुर्घटनाएं बढ़ने लगी, भुगतान प्रणाली में गड़बड़ी हुई। जल्दी ही उन्हें और भी ज़्यादा लोन लेना पड़ा। कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए उनके भाइयों को अपना घर बेचना पड़ा। लेकिन जब तक ब्रिज का काम पूरा नहीं हुआ वे रुके नहीं। लेकिन इन सब के कारण उनका परिवार एक बड़ी देनदारी के दलदल में फंस गया था। प्रोजेक्ट्स में ढेर सारा पैसा गंवा दिया गया और प्रतिद्वंदियों की चाल का सामना करना पड़ा। अपने भाइयों को अपना मकान खोता हुआ देख, छोटे से घर में वापस परिवार के आ जाने और फिर से स्ट्रगल करते देख वो बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे थे। लेकिन इस घटना ने उन्हें पूरे देश में सबसे बड़ी कंपनी बनाने में मदद की। ब्रिज के बनने के बाद यह आपदा भी खत्म हुई और ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। चंग की कंपनी को साउथ कोरिया सरकार से हाई क्रेडिट स्कोर मिला था, जिसने उसे आसानी से बिना किसी परेशानी के लोन लेने की अनुमति दी, जिससे वह अपना बिजनेस आसानी से चला सके। उन्होंने जरूरी भारी उपकरणों और एडवांस मशीनों की महत्ता को समझा और यूएस आर्मी का थैंक्स, क्योंकि उनकी साझेदारी से उन्हें जिस मशीनरी की जरूरत थी उसे सीधे खरीद सकते थे। उसके बाद इस टाइप की ज़्यादातर मशीनें साउथ कोरिया सरकार से प्राप्त किए और निजी व्यवसायों को इन्हें विदेश में आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कारण उन्हें इसका भरपूर फायदा मिला और उन्हें पूरे देश में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, जैसे रोड, ब्रिजेस, डैम और बिल्डिंग। वह साउथ कोरिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन गई। लेकिन फिर भी चंग संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अपने बिजनेस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का फैसला किया और विदेशों में भी सफलता हासिल की। उन्होंने सऊदी अरब में जुबैल इंडस्ट्रियल हार्बर का निर्माण और बहरीन में अरब शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर यार्ड का निर्माण किया। सन 1960 में इस कंपनी का असफलता से सफलता और साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना मुमकिन नहीं हो पाता अगर वहां की सरकार ने उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी होती। सरकार ने लोन गारंटी, फाइनेंशियल सब्सिडी और जरूरत पड़ने पर टैक्स ब्रेक जैसी विभिन्न तरीकों से उनकी सहायता की और साउथ कोरिया की इसी पद्धति ने उसे एक उन्नत देश के स्तर में पहुंचाया। लेकिन सिर्फ सरकार की सहायता नहीं, चंग की करो या मरो वाली निष्ठा और अपने कार्य के प्रति दिन रात एक करने जैसा जुनून उन्हें इस स्तर पर लाया। इसके साथ ही वह शिप बिल्डिंग्स, स्टोर चेन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइनेंशियल सर्विस में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन एक प्राथमिक इंडस्ट्रीज जिसे चंग ने किसी समय में शुरू किया था, लेकिन युद्ध की वजह से वह उसे पूरा नहीं कर पाए थे, वह कोई और नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ही थी। 1960 के दशक तक हुंडई निर्माण की एक बहुत ही विशाल कंपनी बन चुकी थी, पर चंग अपनी हुंडई सक्सेस स्टोरी और बड़ी करना चाहते थे। तभी 1960 के दौर में दक्षिण कोरिया की सरकार ने कानून बनाया, जिसके तहत कोई भी विदेशी कंपनी दक्षिण कोरिया में सिर्फ तभी व्यापार कर सकती थी जब वह कोई दक्षिण कोरियाई कंपनी के साथ साझेदारी करेगी। और इसमें चंग का दिमाग चमका और उन्होंने 1967 में हुंडई मोटर्स कंपनी की शुरुआत कर दी। अब क्योंकि उन्हें गाड़ी बनानी तो नहीं आती,
उन्होंने फोर्ड कंपनी के साथ साझेदारी करी, और क्योंकि फोर्ड कंपनी अमेरिका की है इसलिए वह भी दक्षिण कोरिया में व्यापार करने के लिए कोई लोकल प्लेयर की तलाश कर रही थी। दरअसल उस वक्त पर दोनों कंपनियों ने मिलकर उल्सान शहर में 6 महीने में एक बहुत बड़ी असेंबली प्लांट बनाकर तैयार कर दिया। यह असेंबली प्लांट अब तक का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल प्लांट है। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 16 लाख यूनिट है और इसमें 75,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। उस वक्त पर फोर्ड की फोर्ड कर्टिना काफ़ी मशहूर थी और इसीलिए कंपनी ने दक्षिण कोरिया में हुंडई कर्टिना को बनाने का फैसला लिया, पर यह एक बहुत ही बड़ी असफलता साबित हुई। दरअसल हुंडई कर्टिना अमेरिका के सड़कों के हिसाब से सही थी, पर दक्षिण कोरिया की सड़कें जो अभी उतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पर यह गाड़ियाँ एक बड़ी असफलता बनी। कंपनी को भारी नुकसान हुआ और लोग रिफंड की मांग करने लगे। इसी बीच चंग की जिंदगी में एक और बदकिस्मती आई। 1969 में उल्सान का वह प्लांट एक बाढ़ में डूब गया। नई गाड़ियों में भी पानी भर चुका था और कंपनी को इतना घाटा हुआ कि उसे बंद करने की नौबत आ गई थी। पर चंग इतनी जल्दी हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने फिर से असेंबली प्लांट बनाया और पिछली गाड़ी में आई एक एक शिकायत को दूर करने लगे। उन्होंने मार्केट में दोबारा से हुंडई कर्टिना उतारी और इस बार वह खूब चली। देखते ही देखते हुंडई की सक्सेस स्टोरी में हुंडई की कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ साथ अब कार कंपनी भी शुमार होने लगी। पर फोर्ड को यह बात रास नहीं आई। दरअसल फोर्ड दक्षिण कोरिया में अपनी खुद की कंपनी के नाम गाड़ी लॉन्च नहीं कर पा रहा था। वहीं हुंडई गाड़ियों में भी दक्षिण कोरिया में अपनी पकड़ बना रहा था। इसी तकरार के चलते 1973 में फोर्ड ने हुंडई के साथ अपनी साझेदारी तोड़ दी। फोर्ड से साझेदारी टूटने के बाद हुंडई अपना दूसरा साझेदार ढूंढने लगा। दरअसल उन्हें गाड़ियां बनाना तो आता नहीं था, क्योंकि फोर्ड ने उनसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग तकनीक साझा नहीं की थी। बड़ी कोशिश के बाद उनकी साझेदारी मित्सुबिशी मोटर्स से हुई और वह अपनी पहली सेल्फ मेड कार बनाने में जुट गए। उन्होंने एक और प्लांट बनाया और दक्षिण कोरिया के हिसाब से एक सस्ती, सुंदर और टिकाऊ गाड़ी का निर्माण किया, जिसका नाम था हुंडई पोनी। यह गाड़ी दक्षिण कोरिया में इतनी मशहूर हुई कि हुंडई ने इसके दम पर दक्षिण कोरिया की कार मार्केट का 60% मार्केट अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया में कार की खपत 30,000 गाड़ियों की थी और चंग 3 लाख गाड़ियां बनाने लगे। दरअसल वह अपनी गाड़ियों को दूसरे देशों में निर्यात करने वाले थे। हुंडई ने बाहर की सड़कों और कार को समझा और 1982 में पोनी 2 कार लॉन्च करी। यह कार दक्षिण कोरिया में तो सफल हुई, साथ ही साथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा में भी कामयाब हुई। हुंडई अब तक एक अच्छी ग्लोबल कार कंपनी बन चुकी थी, पर अमेरिका में नहीं। उन्होंने अमेरिका की मार्केट में भी पैर पसारे और हुंडई एक्सल लॉन्च किया। अब तक वह कार बनाने में इतने माहिर थे कि उनकी कार न बिके यह संभव नहीं थी। साथ ही उन्होंने देखा कि अमेरिका में लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां लेते हैं। उन्होंने सेकेंड हैंड गाड़ियों के दाम पर अपनी गाड़ियां बेची, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। 1986 में उन्होंने अमेरिका में 1,70,000 गाड़ियां बेची, वहीं 1987 में 2,60,000। इसी के साथ हुंडई एक्सल उस वक्त की अमेरिका की टॉप सेलिंग कार बन गई और अमेरिकी मार्केट को हिला कर रख दिया। 2001 में इस लीडर ने अंतिम सांस ली और पूरा एम्पायर अपने बच्चों के हवाले कर दिया। हुंडई सक्सेस स्टोरी से एक बात तो साफ है, मेहनत करने से हर कोई उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां आज बड़े बड़े लोग बैठे हैं। फिर चाहे आप किसी बड़े शहर से हों या किसी छोटे शहर से या किसी छोटे से गांव से।